Very good afternoon. Please. How are you, Sandeep? Good. बढ़िया. अच्छा. कुछ अपने बारे में बताइए. सर, मेरा नाम संदीप कुमार है सर. 2007 में मैंने अपना हाई स्कूल कम्प्लीट किया आर्मी स्कूल से. थोड़ा 2007 में से मैंने अपना हाई स्कूल कम्प्लीट किया था सर, इलाहाबाद से सर, आर्मी स्कूल से. उसके बाद 2009 में लखनऊ पापा की पोस्टिंग हो गई थी, तो उसमें मैं लखनऊ आया और यहाँ पर मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया सर 2009 में. और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम में से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया 2012 के अंदर. उसके बीच में से मैं परस्यू कर रहा था CA के लिए, चार्ट अकाउंटिंग के लिए. इनफैक्ट 2 स्टेज के बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी सर, ट्रेनिंग कर रहा था. लेकिन इन द बिटवीन ट्रेनिंग मुझे ये लगा कि शायद मैं इस जॉब के लिए सही नहीं हूँ. इस वजह से सर मैंने उसको क्विट करके सर सिविल सर्विसेज में आने के ट्राई किया सर. और उसके बाद 2015 में मैंने पहला अटेम्प्ट किया था सर. उसके पश्चात सर फाउंडेशन स्पीड 2017 के अंदर मेरा पहला मेंस क्लियर हुआ सर, सॉरी प्री क्लियर हुआ सर. 2018 में सर इंटरव्यू दिया. ओके. एक चीज़ संदीप जो अभी तुमने बोली कि ट्रेनिंग करते समय लगा कि फील्ड सही नहीं है. यस सर. हो सकता है दोबारा से ऐसी फीलिंग आए. नहीं सर, इस चीज़ को लेकर के सर मैं थोड़ा सा आश्वस्त हूँ, क्योंकि जब मैंने से ग्रेजुएशन पूरा किया था, मैंने इंटरमीडिएट में कॉमर्स से सर. कॉमर्स के बाद मैं जितने टीचर्स थे उनसे गाइडेंस दी, उन्होंने कहा कि आप CA परस्यू कीजिए क्योंकि ये आपकी फील्ड से. ठीक है, मैंने उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए विदाउट अपने बारे में कुछ जाने समझे हुए मैं CA में लगा हुआ था सर. और जहाँ तक मैं CA ऑफिस में बैठ करके आज की ट्रेनिंग होती है सर, उस ट्रेनिंग के अंदर में सर जो भी आर्टिकल ऑफिस में काम करना होता है, तो इस टाइप ऑफ क्लरिकल जॉब है. क्लरिकल जॉब है जिसमें कि आपको सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठ के काम करना है. इस तरह पर मुझे लगा कि शायद ये क्लरिकल जॉब में बहुत लंबे समय तक कि आपने थ्रू आउट लाइफ सर नहीं कैरी कर पाऊँगा. इससे सर उस टाइम पर आप सब कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक्सपीरियंस के बाद में शायद मेच्योरिटी में अंदर आई. पहले की इशू में डिसाइड नहीं कर पाया. सिविल सर्विसेज में आने का सर मेन पर्पस मेरा ये चीज़ों को लेकर के है कि मुझे थोड़ा सा डायनेमिक होना ज़्यादा बेटर लगता है. एज़ कि आप रूल्स को एक सेट ऑफ रूल्स है या फिर एक मोनोटोनस टाइप का रूल्स है उसको कंटिन्यूस फॉलो करते रहे. मैं थोड़ा सा उससे इतर हो करके थोड़ा सा अगर कह सकते हैं एडवेंचर अगर लाइफ में मिल जाए अगर तो बेहतर लगता है सर. थोड़ा डायनेमिक्स रहे, चीज़ें में नई सीखने को मिले, मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो, हर चीज़ इंप्रूव हो और मैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से दे पाऊँ. ओके. How much do you see public administration as a medium to serve the people? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं समझता हूँ सर वन ऑफ द बेस्ट मीडियम सर. बाकी मीडियम के मुकाबले मैं समझता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही बेहतर मीडियम है जिसमें कि आप गवर्नमेंट को एक साथ में रह कर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं. जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है, जो भी पॉलिसीज़ दी गई थी गवर्नमेंट के अंदर में, पहले तो आप ब्यूरोक्रेट्स की अगर बात करेंगे आप लोग तो जो भी पॉलिसीज़ वहाँ पर पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में जो भी पॉलिसीज़ लाई जाती हैं वो थ्रू ब्यूरोक्रेट्स आती हैं. तो ब्यूरोक्रेसी एक बेसिकली क्या है कि एक बाहर से इनपुट भी दे रही है, एग्जैक्टली उसको एग्जीक्यूट करने का काम भी कर रही है. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बेस में समझता हूँ वो ब्यूरोक्रेट पर बेस्ड है सर. क्योंकि अगर जो जितने मिनिस्टर्स उनको सजेशन देना ब्यूरोक्रेसी का काम है सर. इसके बाद अगर ब्यूरोक्रेसी आगे आती है तो फिर DM SDM या नीचे लेवल उसको एग्जीक्यूशन कराने का काम भी आप लोगों का जो भी है वो ब्यूरोक्रेट से ही काम है सर. तो मैं समझता हूँ कि एक पब्लिक को अगर बेहतर तरीके से आपको सर्व करना है तो ये एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेटर मीडियम है सर. ओके. कई एक लोगों का मानना है या एक नई थिंकिंग है कि ब्यूरोक्रेसी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. How do you see? चैलेंज इस सेंस में कहा जा रहा है क्योंकि जैसे कि जो आपके लूप होल्स ब्यूरोक्रेसी के अंदर फिलहाल हैं, जैसे कि सबसे बड़ा मैं समझता हूँ वो है रेट टेररिज्म और कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं समझता हूँ कि करप्शन जो सेक्शंस है आप लोगों का ब्यूरोक्रेसी के अंदर में डे बाई डे चीज़ों को बहुत बढ़ते चले जाता है. लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट एक मिनिमम गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि उस केसेस के अंदर में ब्यूरोक्रेसी को एज चैलेंज ना मान करके हम इसे बेटर तरीके से आप अपॉर्चुनिटी मानते हैं. क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के बिना एडमिनिस्ट्रेशन को इमेजिन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो इसे मैं चैलेंज नहीं मानता हूँ. ब्यूरोक्रेसी के एब्सेंस में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. शायद ये इस वजह से क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्टील फ्रेम लेगेसी ऑफ द राज
मे बी इंडिया को मैनेज करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए? सर लेगेसी ऑफ राज की मैं बात करता हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हम जो आप लोगों ब्रिटिश राज हमारे यहाँ पर रहा, हम उसको क्रिटिसिज्म इस बेसिस पर करते हैं क्योंकि ब्रिटिश राज ने पहले अपने जो मोटिव्स थे, जो भी उनका प्रॉफिट मोटिव था, जो वो ब्रिटिश यहाँ पर आए हैं फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपने लॉज एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा। लेकिन उसके बाद जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो चुका तो हम लोगों ने इतने वेल वर्स्ड हम उसको हो चुके हैं, उस चीज़ को समझ चुके हैं, हमारी जनता समझ चुकी है कि हम उसी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन विद द चेंज, पहले हमारा प्रॉफिट मोटिव था, अब हमारा सोशल वेलफेयर मोटिव है। तो एज अ लेगेसी के थ्रू नहीं करके मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी इसमें बेटर काम करता है। लेगेसी हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लेगेसी का अब वो चीज़ चेंज हो चुकी है, अब हम सोशल वेलफेयर की तरफ ज़्यादा बढ़ चुके हैं। Okay. What are your views on the lateral entry into bureaucracy? सो लेटरल एंट्री सर फिलहाल अभी सर पीएम द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि जो अपर जो सेक्रेटरी लेवल के हैं, जो ऊपर लेवल के हैं, उनको आप एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ में मैं राय बोलूँ अगर, तो जो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग मुझे लगता है कि ये एक बेटर थिंग है, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस देना है। एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस आपको अलग अलग सेक्टर्स में चाहिए। जब हम बहुत ऊपर जाते हैं, सेक्रेटरी लेवल पर जाते हैं, तो चीज़ें स्पेशलाइज हो जाती हैं और हमको एक स्पेसिफिकेशन चाहिए पॉलिसी के अंदर। और जब हम नीचे से हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को लेकर के, तो ब्यूरोक्रेसी अगर नीचे से दिखाया, अगर एक डीएम से स्टार्ट किया जाए आप लोगों का, वो सेक्रेटरी तक ऊपर तक जाता है, तो वो एक जनरलाइज फॉर्म में होता है। उसकी नॉलेज जो होती है जनरलाइज चीज़ों को डील करने में बेहतर होती है। तो हमको एक स्पेशलाइज चीज़ को चाहिए अगर, तो अगर हम गवर्नमेंट अगर लेटरल एंट्री कर रही है तो एक बेटर मेथड है, इसमें पॉलिसी में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। ओके, तो फिर आपका सिलेक्शन तो साहब गलत हो जाएगा? सर ये कुछ सेक्शंस में पॉलिसी मेकिंग के अंदर में सेक्रेटरी लेवल को भी हेल्प करने के लिए मैं समझता हूँ ये सही तरीका है। लेकिन आप जूनियर पोस्ट पे आप लोग ठीक है, सीनियर पोस्ट पे किसी सीनियर पोस्ट पे मैं समझता हूँ एक स्पेशलाइज को ही बैठा जाए तो बेटर रहेगा सर। जनरलाइज लेवल पर अगर आप एग्जामिनेशन हो रहे हैं अगर आप लोगों के, तो वहाँ पे भी पब्लिक से डील करना है आपको, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर आपका एग्जाम के थ्रू। अच्छा, इसका जो ये चल रहा है लेटरल एंट्री वाला, यहीं से सर से ही ले लेते हैं। आपका व्यू है कि ठीक है, पूरी तरीके से आप जो है कन्विंस हैं गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से, है ना? अच्छा, अगर जो हमारे यहाँ जर्नलिस्ट पोस्ट है और स्पेशलिस्ट पोस्ट है, जर्नलिस्ट पोस्ट को वरीयता दी गई, जाहिर सी बात है ना? स्पेशलिस्ट के ऊपर तो क्या रीजन्स थे कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर जर्नलिस्ट को ज़्यादा हम लोगों ने प्रेफर किया? क्या रीजन्स है? सर जर्नलिस्ट बेसिकली क्या है सर, हर एक सेक्टर का मिक्सअप, आपको हर एक सेक्टर को मैनेज करना है सर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखता हूँ आप लोगों का चीफ मेडिकल ऑफिसर है या मेडिकल सेक्शन के जो भी ऑफिसर्स हैं आप लोगों, उनका काम क्या है सर, स्पेशलाइज सिर्फ मेडिकल्स को देखना, तो उसकी रिगार्डिंग नॉलेज है। जनरलाइज में जब हम चीज़ों को आते हैं तो हम वो मेडिकल सेक्टर्स भी देखेंगे, प्लस उसके आगे पीछे चीज़ें कि उस मेडिकल तक आम पब्लिक कैसे पहुँचेगी। आप वो बात कंट्राडिक्ट कर रही है, मैं इसीलिए मैंने पूछा कि जर्नलिस्ट को प्रेफरेंस क्यों दिया गया, कंट्राडिक्ट कर रही है। अगर हम अपर लेवल पे पहुंच रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच रहे हैं जी सर, तो वहां तक जर्नलिस्ट को प्रेफरेंस दी गई। तो मेरी बात सिर्फ जो है जिला स्तर पे नहीं, भाई डीएम है और वो डिस्ट्रिक्ट जो सीएमओ है उसको सुपरवाइज कर सकता है नहीं, या जो भी डिपार्टमेंट है, स्पेशल डिपार्टमेंट सबका सुपरविजन कर सकता है जनरल। तो क्या रीजन्स रहे कि हमने इतना उनको पावरफुल बनाया ये पोस्ट और जो आगे तक बिल्कुल जर्नलिस्ट पोस्ट जर्नलिस्ट पोस्ट को इसके सर ये वैरायटी मतलब काफ़ी बड़ा इसका जो व्यू है सर, वो काफ़ी स्कोप काफ़ी बड़ा है सर, इस वजह से उनको ज़्यादा पावर देनी पड़ी सर आपको। तो क्या पॉलिसी जब हम, चूँकि आखिरकार जो सचिव है, सेक्रेटरी है, वो पॉलिसी मेकिंग में असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, है ना? जी सर करते हैं। तो जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस की चूँकि आप बात कर रहे हैं, इनके पास प्रशासन में नीचे से लेकर के ऊपर तक एक्सपीरियंस होता है, कम से कम 20 से 25 साल लग जाता है ना, सेक्रेटरी लेवल पे पहुँचने पे। तो ये एक्सपीरियंस है, क्या ये बिल्कुल काउंट नहीं करेगा? कोई बाहर का स्पेशलिस्ट निजी संगठन से आएगा और उसको सेक्रेटरी बना देंगे, ये अच्छा है कि ये इनको प्रमोट किया जाए? सर बिल्कुल सर, दोनों मैं इस संदर्भ में बिल्कुल मैं कहना बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ कि जर्नलिस्ट की चीज़ों को हटा देना चाहिए सर। मैं बस ये मानता हूँ कि दोनों का एक मिक्सअप है। अगर लेटरल एंट्री की जा रही है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम जर्नल की पोस्ट को हटा दे रहे हैं सर।
हम उन चीज़ों को भी साथ में लेकर के आएंगे और जो स्पेशलाइज पोस्ट बाकी जगह से हम लेकर के आ रहे हैं, जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लेकर के आ रहे हैं, इन तो इसका दोनों कुछ को परसेंटेज रख देना चाहिए कि मान लीजिए 100 पोस्ट हैं सेक्रेटरी sir. लेवल पे, Yes, तो sir. क्या परसेंटेज होना चाहिए आपके हिसाब से, जो लेटर एंट्री के थ्रू फिल की जाए और प्रमोशन के थ्रू फिल की जाए? प्रमोशन के थ्रू पे सर मैं अगर ये मानना चाहूँगा तो ये काम पे डिपेंड करेगा कि किस सेंस में अगर हम ले रहे हैं चीज़ों को। अगर नहीं, आप मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूँ आपका नजरिया। परसेंटेज में अगर मैं जाऊँगा तो सर ऑलमोस्ट सर जनरलाइज पोस्ट जो हैं सर आपकी आ रही है इनको ज़्यादा देना चाहिए प्रेफरेंस, और जो बाकी पोस्ट होगी तो अराउंड मैं समझता हूँ 25-75 का होना चाहिए। अच्छा, IAS अगर हम बनते हैं तो एक तो डायरेक्ट एग्जाम हो गया, बाकी आप स्टेट लेवल से प्रमोट होते हो, कितना परसेंट है जो इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रमोट होकर के IAS पोस्ट मिलती है? क्या कुछ कोटा रखा गया है या नहीं? सर इसके रिगार्डिंग सर कोटा सर कुछ हद तक रखा गया है। फॉर एग्जांपल के लिए सर म्यूनिसिपल कमिश्नर जो नहीं, है एक सर्टेन बिल्कुल डिसाइडेड है गवर्नमेंट में, पॉलिसी जो कोई होती है वो ऐसा नहीं है, फिक्स है। कितना कोटा रखा गया, अगर पता हो तो बताइए। या तो माफी चाहूँगा सर 33.5, ठीक है, परसेंट कितना कोटा जो है प्रमोट करते हैं स्टेट सर्विसेज से जी ऑल इंडिया सर्विसेज में। चलिए ठीक है। संदीप, मेरे ख्याल से आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, जी सर। फिर कुछ काम भी करना, जैसा आप बता रहे थे कि CA की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी आपने, जी सर। कहाँ तक पहुँचे थे, कितने पेपर क्लियर किए थे? सर मैंने क्लियर किया था फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है CPT कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो क्लियर किया था। उसके बाद सर IPCC मीडिएट इंटरमीडिएट स्टेज आती है सर IPCC से। IPCC में 2 ग्रुप होते हैं सर, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के बाद सर आपकी CA के अंडर में ट्रेनिंग करनी होती है सर। तो मैंने IPCC ग्रुप 1 भी क्लियर किया है, ग्रुप 2 भी क्लियर किया है। इसी बीच में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी सर CA के अंडर में। और थर्ड फाइनल स्टेज होती है सर। फाइनल स्टेज आपको ट्रेनिंग के बाद जब 3 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आप फाइनल देना। तो किस स्टेज से छोड़ा था आपने? सर मैंने IPCC ग्रुप 2 पे छोड़ा था। चलिए, RBI के कुछ काम बता सकते हैं, सिंपल 5 काम बता दीजिए हमें RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। RBI की सर, RBI की फर्स्ट से बैंकर्स ऑफ बैंक, इसके अलावा सर क्रेडिट पॉलिसी को मेंटेन करना सर, इसके अलावा सर करेंसी इशू करना है आपका, और जो भी अगर आपका फिजिकल जो भी डैमेज हो रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपका या डिप्रेशन हो रहा है या किसी से, इन चीज़ों को मैनेज करना है। लाइक रिपोर्ट आपके क्रेडिट फिजिकल पॉलिसी या रेवेन्यू पॉलिसी? हाँ सर, फिजिकल पॉलिसी या रेवेन्यू पॉलिसी? रेवेन्यू पॉलिसी सर, फिजिकल पॉलिसी। और कोई काम नहीं सर और फिलहाल नहीं सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से आपने ऑप्शन रखा है, इसको क्यों, क्या आधार रहा आपका? सर ने तो पूछा था, चुनने का आधार क्या था इसका? सर चुनने का आधार सर अगर मैं बात करूँ तो चाहता तो मैं सर अकाउंटिंग को भी प्रेफर कर सकता था, लेकिन अकाउंटिंग मैंने प्रेफर इसलिए नहीं किया है क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर जैसे मैं आया था, जिस कोचिंग्स में मैं गया हूँ सर, रेस हाइस कोचिंग में गया हूँ सर मैं, वहाँ पर मुझे इस बात की गाइडेंस मिली थी कि अकाउंटिंग को लेकर के ऐसा कोई बहुत विशेष आपको कोचिंग कीजिए हेल्प नहीं होगी। दूसरी बात, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा जस्ट बिकॉज कि इसमें भी आपको फर्दर जो भी है आपको इसमें काम करना है। तो अगर आप ये सब्जेक्ट आप प्रेफर करते हैं आप, तो आगे भी आपके काम और आपकी पर्सनैलिटी इन सब इम्प्रूवमेंट आए, इस वजह से सब एडमिनिस्ट्रेशन मैंने चूज़ किया सर। तो मैं कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैं आपसे पूछूं सवाल? जी सर। प्रिंसिपल्स हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, उसमें कुछ सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, क्विक है, ठीक है, डिफरेंसेस बताने हैं आपको, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। सर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का डिफरेंस सर, सर कोऑर्डिनेशन जिसमें कि हम जो मतलब जो भी आपस में चीज़ें, सपोज कि जैसे 2 डिपार्टमेंट्स हैं आपके सर, तो डिपार्टमेंट्स के बीच में सर कोऑर्डिनेशन हो सकता है किसी काम को लेकर के। कोऑपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो कोऑपरेशन विद इन मैनेजमेंट के अंदर होता है आपका। फॉर एग्जांपल के लिए सर अगर मैं हूँ मेरे अंडर में जो भी कलीग्स काम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में कोऑपरेशन चल सकता है सर। और कोऑर्डिनेशन सर 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को मान सकता हूँ कि 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन नहीं हो सकता 2 डिपार्टमेंट के बीच में? बेसिक हो सकता है, कोऑपरेशन भी हो सकता है सर, लेकिन बेसिक डिफरेंस सर ये मानता हूँ सर। इस पर याद करिएगा, बात की बात करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यस सर, 2 टर्म हैं मेरे ख्याल से बड़े यूज होते हैं, क्या डिफरेंस है? यूनिटी ऑफ कमांड तो आप जानते ही,
यूनिटी ऑफ कमांड का इससे सिंपल से मतलब ऐसा कि जो भी कमांड की अथॉरिटी होगी सिंगल एक पर्सन के अंदर से लाई करते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब सर है कि किसी एक बड़े ग्रुप का ग्रुप मतलब बड़ा ग्रुप है सर, आपको उसको डायरेक्शन देना है आपको सर, ये मान सकते हैं। बहुत विशेष क्लैरिटी इसको और क्लियर कर सकते हैं या नहीं, नो बोलिए। कोऑर्डिनेट अगर चाहे तो मैं बाद में या अभी क्लियर कर दूँ तो बाद में क्लियर करूँगा, दोनों ही सवाल थोड़ा सा क्लियर करिएगा। जी सर। ठीक है, प्रिंसिपल पे मेरा सिर्फ इतना कहना है, क्योंकि एक तरीके से मॉक इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं अगर कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल तैयार कर लीजिए, जो है कोई ऐसी खास बात नहीं है। सर पूछिए। संदीप, पहली बात तो इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी से क्विक रैपिड फायर हो रहा है, सोचिए, सोच कर उसको जवाब देना। दूसरा, हिंदी में आपको इंटरव्यू देना है तो आप इंटरव्यू बोर्ड को बता सकते हैं कि हिंदी में आप हमें देना है। क्योंकि अगर आपसे, मुझे मालूम अगर आपसे समन्वय और सहयोग पूछा जाता तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली ये जवाब दे देते, या फिर जिसके इसके पहले जितने क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मीडियम आपका हिंदी में इसमें देख रहा हूँ, नहीं सर, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश रखा है। अच्छा, तो हम लोग हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं हो तो हिंदी की समझ में आ रहा होगा, दोनों ही समझ में आ रहा होगा। हिंदी में पूछते जा रहे हैं, तो इसमें कंफर्टेबल इसमें होना है। और कुछ चीज़ें ऐसी क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से उठने की संभावना होती है। और कभी भी किसी भी तरीके से, जैसे कि कुछ टर्म होते हैं कि जैसे कि मैं समझता हूँ या आपका, ये सब चीज़ें, जैसे आपने बोला आप लोगों का, ये बहुत मैं ऑब्जेक्शन समझता हूँ, अगर मैं बात ऐसे करूँ नहीं तो ये जानते हो पॉलिटिशियंस की लैंग्वेज है, ये एडमिनिस्ट्रेटर की लैंग्वेज नहीं है, ये पॉलिटिशियन की लैंग्वेज है। जब हम ये कहते हैं ना कि आपकी बात अगर मैं करूँ तो अगर मेरा मानना है ऐसा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का जो क्वालिटी है ना, स्टूडेंट की क्वालिटी है, उससे कहीं ना कहीं ये बाहर करता है, सबके अंदर ये होता है। लेकिन हमको किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, ये हमको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे रविकांत गिरी था, वो बार बार एक बात को रिपीट करा था, तो सर ने भी और एस सी मिश्रा साहब ने भी उसको, क्योंकि वो हर चीज़ बड़ा लंबा खींच देता था, हर चीज़ में वो ज़रूरत से ज़्यादा बताने लग जाता था, बार बार वो चीज़ों को ऐसे ही बीच में कि आई थिंक उनको बड़ा रिड्यूस किया गया, और उसने 3-4 मॉक लिया था, सिलेक्शन हो गया। क्योंकि इतने साल से नॉलेज जो तुम्हारा है ना, नॉलेज का लेवल बहुत बड़ा है। जब आप तुरंत क्विक फायर करते हो, क्योंकि जब जो क्वेश्चन पूछे गए ना, दे आर वेरी सिंपल, और थोड़ा सा सोच के बहुत सिंपल। अगर खाली सोचते, मुझे मालूम अगर खाली तुम सोचते तो इसका बहुत बेहतरीन जवाब दे सकते थे। दिया कुछ ठीक दिया, लेकिन उससे भी अच्छा पिन पॉइंटेड जवाब दे सकते थे, नहीं दे सकते थे तो नो। और आई थिंक कि इससे अच्छा कुछ नहीं है इंटरव्यू में। तो आइए अब हम अपना शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें, जैसे एक लिंकिंग पिन मॉडल का नाम सुना, लिंकिंग पिन मॉडल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रेसिस लिंकड कैसा है सर? क्या है ये? सर आइडिया नहीं इसके बारे में सर। ओके, ये सही? ये सही तरीका ये जवाब है, सही? ये सही तरीका जवाब है, सही, बिल्कुल। आपके इसके लिए नहीं है कि आपने आंसर क्या दिया। बिल्कुल। इसका कोई मतलब नहीं कि आप दे रहे हो जवाब नहीं दे रहे हो, मतलब है कि आप कैसे दे रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। अभी आपने बताया रेवेन्यू पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि RBI के रेफरेंस हाँ, रेवेन्यू को RBI में आपने बताया कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो सर ने पूछा था फिस्कल पॉलिसी या रेवेन्यू पॉलिसी, आपने कह दिया रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी तो दोनों होते हैं, अगर ऐसे देखा जाए तो। मॉनेटरी पॉलिसी स्पेसिफिक टर्म होता है ना। अब अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी आपने बताया RBI की, ठीक है, यानी कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। इस संदर्भ में फाइनेंस मिनिस्ट्री की क्या भूमिका है? सर फाइनेंस मिनिस्ट्री की इसके गाड़ी सर बजट को पेश करना सर, रेगुलेट करना। फिस्कल पॉलिसी का मतलब विनियमन करना, फिस्कल पॉलिसी का रेगुलेशन करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका जो उठ रहा है वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल उठ रहा है, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन में अकाउंटिंग, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हैं।
तो कंपनी एक्ट क्या है, कंपनी लॉ क्या है, उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन से हुए हैं, का आज कंपनी एक्ट में कौन कौन से चेंजेस हैं, या फिर जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, ROC है, ये क्या है, ये सब आपके क्वेश्चन का फील्ड होगा। Ease of तैयार doing है, business. तैयार करिए। हाँ उस पर तैयार है। तो इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। एक क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। कोविड-19 के दौर में वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक रियलिटी बन गई है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहा जाए तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को लेकर के हम ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं फिलहाल, जस्ट बिकॉज कि सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों का एक मेन मीडियस है कोविड-19 से बचने के लिए, तो हमने जो भी चीज़ को प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। तो हम ऑनलाइन सेक्टर से ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की काम की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं आपकी, कोविड-19 की फिलहाल अब तक कोई भी वैक्सीन जो है आपकी डेवलप नहीं हो पाई है, किसी भी तरीके से डेवलप फिलहाल नहीं हो पाई, और आगे आने की थोड़ी उम्मीद है कि कम दिखाई दे रही है अगस्त सितंबर तक। टिल देन जब तक आपको वैक्सीन नहीं मिल जाती है तब तक आप कोई भी पब्लिक प्लेस या चीज़ों को ओपन आप नहीं कर सकते। ऐसे मतलब नॉर्मल कंडीशन से चलती थी वैसे आप नहीं चला सकते। तो इस चीज़ों के अंदर में वर्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ट काम आएंगे। ये अमेजॉन और ये जो अलीबाबा, ये सब किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं? इसको हम वर्चुअली मानते हैं, ऑनलाइन इनसे सब ऑर्डर करते हैं सर, जो भी आपकी खरीदारी हो रही है सर आपकी, ये सब सर इन प्लेटफॉर्म से हो रही है सर, फ्लिपकार्ट वगैरह से डिलीवरी करने के लिए सर। इंस्टेड कि आप मॉल में जाकर खरीदें या फिर दुकान बाजार में आकर खरीदें, आप ऑनलाइन घर बैठे आप चीज़ों खरीद सकते हैं। तो धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर इंसान जो जाए लाई कर रहा है, इंस्टेड की रिस्क लेकर के वो बाहर जाए। IPC का सेक्शन 377 क्या है, और लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट इस संदर्भ में आया है वो क्या है? सर 377 जहाँ तक मुझे आइडिया है सर, ये ट्रांसजेंडर को लेकर के है और जजमेंट के बारे में आइडिया नहीं है सर। कोहिलरो केस क्या था? सॉरी सर, कोहिलरो केस। आइडिया नहीं सर। ओके। 9th शेड्यूल के अमेंडेबिलिटी के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सो 9th शेड्यूल, सो 9th शेड्यूल बेसिकली वो शेड्यूल था आप लोगों का जिसमें कि जितने भी चीज़ें चेंज की गई थी आपकी, जिन पे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू नहीं कर सकता, उनको आपने गवर्नमेंट के 9th शेड्यूल में डाल दिया। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है आपका कि 1973 था उससे पहले जितने भी केसेस थे उनके ऊपर फिलहाल रिव्यू नहीं हो सकता है, लेकिन 1973 के बाद जो भी केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रिव्यू कर सकता है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट क्या है और किस थिंकर ने दिया है? सर कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट सर मेरी काफ़ी फेवरेट कॉन्सेप्ट है सर। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में उन्होंने कहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराइज हो रहे हैं आपके, इन चीज़ों को आप एज ए कॉन्फ्लिक्ट ना लेकर के आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको आप अपॉर्चुनिटी दीजिए। अपॉर्चुनिटी के तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे तो बेटर तरीके से आप मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट गवर्नमेंट क्या है? सर स्मार्ट गवर्नमेंट एक्चुअली सर एप्लीकेशन है किसी चीज़ का सर, आइडिया नहीं पूरा मुझे सर इसके बारे में। स्मार्ट गवर्नमेंट बेसिकली क्या है कि जो कॉन्सेप्ट आपका है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्मार्ट हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक चॉइस अप्रोच। जी सर। पब्लिक चॉइस अप्रोच और NPM में क्या संपर्क है? पब्लिक चॉइस अप्रोच और NPM की अगर बात की जाए तो NPM बेसिकली आपका NPA के बाद से इंट्रोड्यूस किया गया था और पब्लिक चॉइस अप्रोच उसके बाद आया था सर। NPM की बात की जाएगी तो NPM बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट है, जिस बिकॉज का डिफरेंस आ रहा है। इसमें क्या किया गया है कि जो आप सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को ले के आ रहे हैं उसमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो सेक्टर जितना गवर्नमेंट रूल करती है उनका मिनिमाइजेशन हो और मार्केट जो हो अपनी तरीके से काम करे ताकि से हो सके। और पब्लिक चॉइस अप्रोच सर इन्हीं से ही इवॉल्व होकर के आया हुआ चीज़ें है जिसमें कि आपको NPM से इवॉल्व होकर पब्लिक चॉइस आया है या पब्लिक चॉइस से इवॉल्व होकर NPM आया है? पब्लिक चॉइस अप्रोच से आया है शायद।